मैडम कितना टाइम हो लगेगा? देखो आज डॉक्टर साहब बहुत बिजी है, अंदर पेशेंट लोग भी हैं। अरे 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए वो आप जानो, लेकिन डॉक्टर साहब आज 1-2 से ज्यादा एमआर से नहीं मिल पाएंगे। लेकिन मैडम आप प्लीज उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, अगला नंबर उन्हीं का है। जी। हेलो भैया जी, आ जाइए, नंबर आ गया है। अरे भाई किसे फोन करके बुला रहा है? आएंगे तो खुद ही देख लेना। प्रवीण शर्मा है ना शुक्ला जी, क्यों चिंता करते हैं आप? अच्छा रखते हैं, हमारा नंबर आ गया। दे तो नहीं। नहीं भैया जी, अभी पेशेंट निकला है, जाइए। बहुत बढ़िया। हेलो भाई, ऐसे कैसे अंदर जा रहे हो? यहाँ पे हम सब लाइन में दिखते नहीं क्या? अरे लाइन आप लोगों के लिए बंधु, हमारे लिए अरेंजमेंट। अब एक ही बात कितनी बार बतानी पड़ेगी आपको? आराम कीजिए। देखा कितना बेशर्मी से अंदर चला गया। कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे इसको? कोई भी क्लिनिक हॉस्पिटल नहीं छोड़ा साले ने, सब जगह सेटिंग करा रखी। ये लीजिए सर। ये क्या है? दवा का नया सैंपल? नहीं नहीं सर, एक छोटा सा बर्थडे गिफ्ट। प्रवीण, दिस इज टू चीप है सर। आपके लिए हमारे मन में जो रिस्पेक्ट है उसके सामने ये कुछ भी नहीं। सर सच कहूं, इस पूरे शहर में आपके कैलिबर के डॉक्टर्स बहुत ही कम हैं। पूरी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिटी में सर आपकी बहुत इज्जत है। डॉक्टर वर्मा, एक पर्सनली एक बात कहूं सर, मैं पूछता हूँ आपको लिटरली। अरे क्या प्रवीण। अरे तुम्हारी कंपनी का वो जो नया टॉनिक है मेटा शक्ति सिरप। हाँ, 3000 बॉटल्स का कल ही ऑर्डर दिया है मैंने। थैंक यू सो मच सर। 2 और कंपनी के ऑफर्स थे, लेकिन सर हमारा ऑफर बेस्ट है। और सर मैं वैसे भी जानता हूँ कि डॉक्टर शुभांकर वर्मा कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। सर यस, वो बाहर कुछ एमआर काफी देर से आपका वेट कर रहे हैं। बाकी लोगों के लिए टाइम नहीं है, उनको जाने के लिए बोल। ओके सर। अरे आप सब एमआर प्लीज सुनिए, अभी डॉक्टर साहब आप लोगों से नहीं मिल पाएंगे, बहुत बिजी है। अरे मैडम बात तो सुनिए। अरे जब देखो मस्ती। अरे लीना, क्या तुम कुछ समय के लिए आती हो और काम में जुट जाती हो? बैठो भाई, बैठो ना। के 2 कार्टन भिजवा दिए जी, बाकी के दोनों कल भिजवा देंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कैसा मिला बच्चा, कब आए? प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। लीना कैसी हो, कब आए? बिल्कुल ठीक, बस 1 घंटे पहले ही तो आई। बैठो बैठो। हाँ। कैसे हो मंजू? ठीक हूँ भैया। लखनऊ आए थे तो सोचा ताऊजी ताजी से मिलते चले जाएं। और बताओ। बस कल जा रहे हैं। अरे इतनी जल्दी क्यों? अच्छा 1 मिनट, जाते वक्त चाचा चाची के लिए ना वो जोड़ों की दवाइयाँ ले जाना, तकलीफ रहती है ना उन्हें। थैंक यू सो मच भैया। पापा वक्त आ गया कि ये घर मेरे नाम पे कर दीजिए। क्या बोल रहे हो तुमने? वापस से घर मेरे नाम कर दो वाला ड्रामा शुरू कर दिया? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ भैया, मुझे मेरे नाम पे घर चाहिए बस। ये घर पापा का है, अगर कभी भी इसका बंटवारा होगा तो दोनों भाइयों में बराबरी का होगा। पहले भी कह चुका हूं तुम्हें। क्या तुम दोनों फिर से घर का झगड़ा लेके बैठ गए? हाँ माँ प्लीज, मैं यही बात करने के लिए तुम्हारे पास आया था। पापा आप ये घर मेरे नाम पे क्यों नहीं कर रहे? अरे 8 साल की बच्ची है, बीबी है, जिम्मेदारियां है मेरे पे। भैया आपके पास तो आपका प्लॉट है ना, तो आप बीच में क्यों अरंगा डाल रहे हो? उस प्लॉट का नाम मत लेना तुम, मेरी मेहनत की कमाई का प्लॉट है वो। मैं भी देखता हूं कैसे करवाते हो ये घर तुम अपने नाम। कल ही रजिस्ट्री करवाता हूं इसकी मैं। पापा मैं भी वापस इलाहाबाद जा रहा हूँ, लेकिन याद रखिए किसी भी कीमत पे ना ये घर मैं लेके रहूंगा बस। सुनिए मेरी बात सुनो। बात सुनो मंजू। नहीं, मंजू रुको। नहीं पापा, है ना प्लीज देना। अब पांडे जी नई दवाइयों के भी 2 कार्टन भिजवा रहा हूं आपके लिए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। प्रवीण भाई, कहिए धीरज भाई। ये लीजिए, इस बार पूरे 3.5 लाख का माल बिका है आपका। ये आपके लिए। अरे प्रवीण भाई, इसकी क्या जरूरत थी? अरे रखिए ना, आप इसे तो कमाते हैं और अपना प्रॉफिट हम लिमिटेड रखते हैं अपने खास क्लाइंट से। रखिए। थैंक यू। और हाँ एक बात और, अगली बार सेल्स डबल होनी चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। प्रवीण भाई सुना है अब तो आप अपनी दुकान खुद खोल रहे हैं? हाँ सुना तो मैंने भी। सही सुना है आपने, प्लॉट आ गया है। अरे वाह। भाभी को नमस्ते बोलिएगा।
प्रवीण, क्या हुआ बेटा? हाँ? ये कपड़े मैले, ये अरे क्या? नहीं नहीं माँ, कुछ नहीं, वो जरा मेरी मोटरसाइकिल एक गाड़ी से टकरा कर स्लिप हो गई, हल्का सा गिर गया था, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, अरे क्या हल्का सा, पूरे कपड़े खराब हुए और ये चोट भी लगी। बताओ मुझे क्या? माँ हल्की सी लगी है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं है, यकीन मानिए, मैं ऊपर जाके बाम लगा लूंगा। हाँ? प्रवीण, गुड मॉर्निंग। उठ जा बेटा, देख चाय लेके आई हूँ। अब तबीयत कैसी है प्रवीण? हाँ प्रवीण, 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 आजा सुनिए, सुनते हैं। देखिए प्रवीण को क्या हो गया? प्रवीण, प्रवीण, बेटा, बेटा ये क्या हुआ बेटा? प्रवीण, देखिए ना क्या हुआ, देखिए कितना खून निकल रहा है। प्रवीण, अरे खून कैसा है? आप कुछ कीजिए ना। प्रवीण उठ जा। बोल ना बेटा। प्रवीण, प्रवीण, प्रवीण उठ जा। प्रवीण में जाने कैसा कर रहा है? प्रवीण, प्रवीण, जल्दी चलो, जल्दी चलो। प्रवीण, डॉक्टर, हटिए हटिए, देखने दीजिए, हटिए हटिए हटिए। प्रवीण, अरे क्या हुआ इन्हें? पता नहीं, सुबह चाय लेके गई तो देखा आपके बेहोश पड़ा है। प्रवीण, प्रवीण, हाँ डॉक्टर, सब ठीक है ना? प्रवीण की तो डेथ हो गई। क्या कर रहे हैं? एक तेज तर्रार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपने फील्ड में सबको पीछे छोड़कर आगे निकल रहा था। मेडिकल प्रोफेशन में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में उसके नाम के चर्चे थे। जूनियर्स उससे भय खाते थे और बराबर वाले उससे जलते थे। उधर घर में कामयाब, सफल और पैसे वाले बेटे की हैसियत तनाव की वजह बन रही थी। कई सवालों के पीछे छुपी इस सच्चाई को बेनकाब करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला था। डेड ऑन अराइवल था सर। प्रवीण के यहाँ आने से 6-8 घंटे पहले ही इसकी मौत हो चुकी थी, अंदाजन रात 2 से 4 के बीच। मौत की वजह? सर डिटेल्स तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगी। हाँ, बॉडी पे ये मारपीट के निशान मिले हैं। ऑर्गन हेमरेज से इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। लगता है प्रवीण के साथ बुरी तरह मारपीट हुई है। माँ कैसे हो गया माँ? रात को जब लौटा तो उसे मामूली सी अंदरूनी चोट लगी थी। मैंने पूछा भी तो बोला मेरी बाइक की किसी गाड़ी से टक्कर हो गई थी और मैं गिर गया। आपके बेटे ने कुछ जिक्र किया था कि उसकी बाइक किससे टकराई थी? मेरा मतलब कोई गाड़ी या उसके ड्राइवर के बारे में जिक्र किया हो? नहीं सर, कुछ भी नहीं बताया उसने। इतनी रात को आ कहां से रहा था आपका बेटा? सर ऑफिस से आ रहा होगा, बाकी हमें और कुछ नहीं पता। ऑफिस कहाँ है उसका? ये ग्रीन रोड फार्मेसी, तिलक मार्ग। आपके बेटे का ऑफिस में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या डिस्प्यूट, या घर परिवार आस पड़ोस में किसी से कोई झगड़ा? डॉक्टर के मुताबिक आपके बेटे के शरीर पे मारपीट के निशान। ऐसी कोई बात नहीं थी सर, उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था। वो तो एक सक्सेसफुल एमआर था। आप कौन? सर मैं उनका छोटा भाई सुदीप, इलाहाबाद रहता हूँ सर, अभी आया हूँ वहां से। प्रवीण के ऑफिस का नंबर मिल सकता है मैं? सर नंबर तो मुझे याद नहीं है, वो उसके मोबाइल में था सर। हाँ मोबाइल उसके साथ नहीं था, ढूंढा लेकिन नहीं मिला। कॉल लगा रहे तो स्विच ऑफ बता रहा है। प्रवीण के पेरेंट्स के मुताबिक प्रवीण रात को लगभग 11 बजे के आसपास घर आया और 2 से 4 के बीच में उसकी मौत हो गई। अगर होना हो प्रवीण के साथ कहीं ना कहीं कोई झगड़ा फसाद हुआ है, उसका मोबाइल भी गायब है।
उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन ट्रैक करवाओ। सर। अगर ये ऑफिस से घर तक के रास्ते के बीच में उसके साथ रोड एक्सीडेंट या रोड रेज का मामला है तो ऑफिस से घर तक के रास्ते के बीच में जहां जहां भी सीसीटीवी हैं सबके फुटेज चेक करवाओ। सर। रास्ते में जितने भी दुकानदार, रिक्शा वाले, सबसे पूछताछ करो। तब तक प्रवीण के ऑफिस में चल के हम पूछताछ करते हैं। कल प्रवीण इधर सुबह ही आया था, हाजिर लगाई और फील्ड पे चला गया। शाम में इधर लौटा ही नहीं। प्रवीण के ऑफिस में किसी से कोई दुश्मनी या कोई इशू या कोई अनबन? अरे नहीं सर, बहुत होनहार था वो। समझ लीजिए लखनऊ शहर में उसके जैसा एमआर बहुत कम होंगे। हमारे कंपनी का लाखों का कारोबार होता था उससे। फिर तो उससे जलने वाले भी बहुत होंगे। ये तो सर पेशे का दस्तूर है, मार्केट में जिसकी चलती है उससे जलने वाले तो होते हैं। तो प्रवीण की लाइफ में इस दस्तूर को कौन निभा रहा था? ये हम कैसे बता सकते हैं सर? वैसे सर एक लड़का है अपना पुनीत, प्रवीण के साथ फील्ड पे काम करता था, वो शायद आपकी कोई मदद कर सके। सर जलने को तो सारे जलते थे भैया जी से। अकेले दम पे हजारों लाखों का कारोबार था उनका सर। कोई भी हॉस्पिटल बोलो, कोई भी डॉक्टर, हर जगह चलती थी सर उनकी। सर पूरे लखनऊ शहर में भैया जी जैसा हमारा कोई नहीं था सर। सर हम तो सिर्फ लाइन में लगने का काम किया करते थे। भैया जी की कृपा दृष्टि से हमारा भी घर चल जाता था। सर शायद उसने अपनी खुंदक निकाली होगी। कौन? डॉक्टर के केबिन में बिना परमिशन एंटर हो रहे हो, उनसे कैसे बात की जाती है ये भी नहीं पता तुम्हें? जान तो किससे बात कर रहे हो तुम? डॉक्टर शुभांकर वर्मा है ये, शहर के लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट। अरे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लायक नहीं हो तुम। तुम्हारे जैसे एमआर की वजह से पूरी की पूरी एमआर कम्युनिटी बदनाम होती है। तूने थप्पड़ मार के अच्छा नहीं किया और तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। निकलो। एक मिनट। कौन था वो? सर बीबी प्रसाद हॉस्पिटल में डॉक्टर शुभांकर से मिलने आया था, राघव श्रीवास्तव। राघव श्रीवास्तव। असगर सर, हो सकता है ये प्रोफेशनल राइवलरी का केस हो, उठा के लाओ उसको। सिर्फ झगड़ा हुआ था, उसकी वजह से तुझे नौकरी से निकाल दिया गया था, क्योंकि तुझे ये लगता था कि जब तक वो रहेगा तब तक तेरा काम कभी नहीं बनेगा। इसलिए मौका लगते ही तूने उसे रास्ते से हटा दिया। सर उसने पूरा मेडिकल मार्केट कैप्चर कर रखा था सर, सब जगह सेटिंग थी उसकी। उसके आदमी पहले से नंबर लगा के रखते थे उसका। सर मैं उससे बहुत परेशान था, लेकिन सर भगवान की कसम मैंने उसे नहीं। ये तेरा ही मोबाइल है ना? इस फोन में उस लोकल गुंडे का नंबर क्या कर रहा है? सुपारी दी थी ना उसे? ले भैया तेरा रेजिग्नेशन लेटर। सर प्लीज सर एक बार मौका दीजिए ना सर। जाओ जाके कुछ सीखो उस प्रवीण शर्मा से। ग्रीन डॉट फर्मा को नंबर 1 बना दिया है उसने पूरे लखनऊ के अंदर, और तेरे जैसे नालायक एमआर जिसकी वजह से कंपनी का बट्टा बैठ गया है। जा भाई जा। भाई अब सीधी उंगली से काम नहीं चलेगा। मैं जानता हूं किसी को जो आपका ये कांटा निकाल सकता है। ये लो नंबर और बात कर लो उससे। और ये प्रवीण के इतने सारे वीडियोस तेरे फोन में क्या कर रहे हैं? नजर रख रहा था उस पे? सर प्रवीण आदमी सही नहीं था सर। सर वो उल्टे सीधे तरीके से बिजनेस हत्या लिया करता सबके। और सर उसकी ये सब वीडियो ना उसकी गलतियों रिकॉर्ड करने के लिए बनाए थे, जिससे कि उसकी असलियत सबके सामने आ सके सर। और सर उस दिन मेरी नौकरी छूट गई थी सर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैंने गुंडों से बोल के कुछ सबक सिखाने की सोची, और इसी मारे उस गुंडे का नंबर मेरे फोन में था। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। अब कुछ दिन हमारा मेहमान बन के रह, शायद तुझे कुछ याद आ जाए। सर 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 प्लीज सर 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 सुनिए तो सर सर सर। इंसान को जब कामयाबी मिलती है तो कई बार कामयाबी अपने साथ कुछ दुश्मन भी लेकर आती है। प्रवीण जिस रफ्तार से अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ रहा था वो कई लोगों की आंखों का कांटा बन गया था। खासकर उसके तौर तरीके, उसका जुगाड़िया अंदाज उसके कॉम्पिटिटर्स को नुकसान पहुंचा रहा था। और इसी प्रोफेशनल राइवलरी की थ्योरी पर चलकर पुलिस ने एक संभावित कॉम्पिटिटर से पूछताछ शुरू की। पुलिस को राघव पर शक था, इसीलिए उन्होंने राघव की पुलिस रिमांड बढ़वा ली। पुलिस कुछ नए सुराग टटोल ही रही थी कि तभी प्रवीण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। सर प्रवीण शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शरीर पे छोटी बड़ी कई चोटें लगी हैं, खोपड़ी, पेट, लिवर, हर जगह गहरे जख्म। सर जख्मों से तो लगता है कि किसी हेवी चीज से वार किया गया है, मे बी कोई हॉकी स्टिक या पाइप या हेवी रॉड, ऐसा कुछ। मुझे तो लगता है कहीं रोड रेज का मामला ना हो या फिर लूटपाट का सर, क्योंकि प्रवीण का मोबाइल अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा है। और जिस तरीके से उसे मारा गया है उसे तो यही लगता है कि उसको जान से मार डालने के लिए ही उस पर हमला किया गया था।
पीट पीट के मारा गया सर। एक बात और है असगर, अगर विक्टिम एमआर था और उसे इतनी चोट लगी थी तो फिर उसने हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर से कंसल्ट क्यों नहीं किया? पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? क्या छिपाना चाहता था वो? सर यहाँ एक चौंका देने वाली बात भी है। हमले से कुछ देर पहले सेक्सुअल एक्टिविटी यानी कि यौन संबंध हुआ है। अगर उसका किसी से रिश्ता था तो हो सकता है ये सब उसी रिश्ते के चलते हुआ हो। असगर मुझे लगता है उसकी फैमिली से दोबारा बात करनी है। सर प्रवीण शादीशुदा था? नहीं तो उसका किसी के साथ कोई अफेयर, कोई संबंध था? अरे नहीं साहब, वो तो बस अपने कामों में ही लगा रहता था। हाँ सर, अपने आप में ही रहता था। बाहर क्या करता है, किससे मिलता है, घर पे आके कुछ नहीं बताता था। प्रवीण का एक भाई भी है, अस्पताल में देखा था उसे। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा? जी, हमारा छोटा बेटा सुदीप, वो इलाहाबाद में रहता है। दाह संस्कार के बाद वो वापस चले गया अपनी फैमिली के साथ। इतनी जल्दी? जी वो उसके बच्चों के एग्जाम है, बोल के गया है कि कल आएगा। साहब मेरा बेटा प्रवीण बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही होशियार था, स्वभाव से भी बहुत ही शांत। वो तो कभी किसी का बुरा करने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसा हो गया। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कुछ भी कीजिए पर उसके कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ लीजिए। सर यहाँ से तो हमें कुछ खास नहीं मिला और इस घर के लोग भी बहुत अजीब लगे मुझे। छुपा रहे हैं ये, देखा नहीं बात किस तरह से गोल कर दी इन लोगों ने। माँ बाप को अपने ही बेटे के बारे में कुछ नहीं पता और 38 साल की उम्र में भी ना उसकी शादी हुई थी ना किसी के साथ कोई संबंध था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो सेक्सुअल एक्टिविटी का सबूत मिला है। किसी ना किसी के साथ कोई अफेयर है, कोई संबंध तो जरूर रहा होगा। और एक छोटा भाई है जो अपने ही भाई के मौत के अगले दिन घर से चला गया। असगर, इन पड़ोसियों से बात करते हैं, शायद इन्हें कुछ मालूम होगा। आओ। वाले माथुर साहब है ना, वो एक हफ्ते तक बीमार थे साहब। खानदान वाले, भाई बंधु सब उनको छोड़ के चले गए थे, लेकिन ये प्रवीण भैया थे ना, उन्होंने उनकी मदद की, इलाज कराया, उनको हॉस्पिटल लेके गए। अभी माथुर साहब को देखो, रोज मॉर्निंग वॉक पे जाते। प्रवीण भैया थे ना, बहुत ही हेल्पिंग नेचर के थे। वो शर्मा जी के देहांत के बाद उनके बच्चों की स्कूल की फीस प्रवीण भैया नहीं देती। बहुत अच्छे इंसान है। प्रवीण की शादी नहीं हुई? किसने कहा आपसे? लखनऊ सदर की लड़की थी उसकी बीवी, और अच्छा सा नाम था उसका, नेहा। अभी 4-5 साल पहले घर छोड़ के चली गई। साहब जब तलाक ही हो गया दोनों में तो कहाँ रही शादी? पर यह बात आपने हमें पहले भी तो नहीं बताई, क्यों? तलाक क्यों हुआ था? बनती नहीं थी दोनों में। बनती नहीं थी मतलब? कुछ पूछा मैंने आपसे? कह रहा हूं ना साहब, नहीं बनती थी दोनों में। प्रवीण का किसी के साथ कोई रिश्ता था, या फिर आप लोगों ने दहेज की मांग की थी, या फिर फिलहाल उसका किसी के साथ कोई संबंध चल रहा था? अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस काम में उलझकर वक्त नहीं दे पाता था वो अपनी बीवी को। आपकी बहू कहाँ रहती है? बाराबंकी। नेहा? जी? आपने बताया नहीं कि आप दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था? बनी नहीं हम दोनों में। और आपने दूसरी शादी कर ली। ये बच्ची? इसी शादी से है। उसके साथ किसी की कोई प्रॉब्लम, कोई दुश्मनी, कोई रंजिश? पता नहीं मुझे, पिछले 5 साल से हमारी कोई बातचीत नहीं है। आप दोनों के बीच 6 महीने में ही तलाक हो गया था, ऐसी क्या वजह रही थी? देखिए सर, प्रवीण अपने काम में बिजी रहते थे, मुझे टाइम नहीं देते थे, बस। उसका बाहर किसी से कोई रिश्ता या फिर? मुझे नहीं मालूम।
अच्छा, इतना तो मालूम होगा कि प्रवीण और सुदीप दोनों भाइयों के बीच संबंध कैसे थे? ठीक ही थे जब तक मैं थी। आपको किसी पे शक या फिर कोई ऐसा जो प्रवीण की हत्या कर सके? इस पे सर आप अपना नंबर लिख दीजिए। मुझे अगर किसी पे भी शक होगा तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। माँ बाप भाई और अब ये पत्नी नेहा, कोई भी सीधी तरह से बात नहीं कर रहा, सब कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। अगर पता लगाओ, कोई ना कोई तो ऐसा नजदीकी रिश्तेदार होगा जो इनके बारे में हमें बता सके। इसके भी कॉल रिकॉर्ड चेक करो। मेरा बच्चा, हेलो सर, प्रवीण की एक कजन सिस्टर है लीना, जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लीना जी सर, सुदीप और प्रवीण भाई के बीच शायद उनके घर को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। कितने दिन पहले की बात है ये? प्रवीण भाई की डेथ से 1 रोज पहले। तब सुदीप लखनऊ में था? जी हाँ कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात चल रही थी? सर, आई थिंक जिसमें वो लोग रहते हैं, और इसके अलावा एक और प्लॉट है, क्योंकि सुदीप उसी की वजह से बहुत उबल रहा था। एक बात बताइए, ये प्रवीण और नेहा के बीच तलाक होने की वजह क्या थी? पूरे परिवार में आज तक ये कोई नहीं पता कर पाया कि उनकी शादी क्यों टूटी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, प्रवीण भाई थे बहुत अच्छे। ये लीना के मुताबिक प्रवीण और सुदीप में प्रॉपर्टी को लेकर कुछ झगड़ा चल रहा था। ये प्रवीण का भाई सुदीप मुझे कुछ ज्यादा ही होशियार लगता है। एक काम करो, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगाओ, क्योंकि इनसे पूछताछ करने से पहले हमारे पास इनकी प्रॉपर्टी की जानकारी होना बहुत जरूरी है। सर, प्रवीण की कॉल रिकॉर्ड्स आ गई है। प्रवीण ने आखिरी कॉल डॉक्टर त्रिपुरारी सक्सेना को किया था। उसके दोनों मोबाइल आजाद नगर रोड पर बंद हुए हैं। और बाकी के नंबर्स? 2 हॉस्पिटल और 3 मेडिकल शॉप है। एक एक नंबर को अच्छी तरह से खंगालो। ओके सर। असगर, टेक्निकल टीम की मदद से प्रवीण के फोन के बंद होने की एग्जैक्ट लास्ट लोकेशन ट्रेस करो, शायद वहां से कुछ मदद मिले। यस सर। डॉक्टर सक्सेना है? हाँ सर, साहब अंदर ही है। मिलना है हमें उनसे। आइए। हाँ, प्रवीण उस रोज आया था हमारे घर। ही वॉज अ वेरी गुड एमआर, वेरी एफिशिएंट। यहाँ आने की कोई खास वजह? प्रवीण की फार्मा कंपनी से ज्यादातर दवाइयाँ हमारे अस्पताल में आती हैं। कुछ एक सैंपल दिखाने थे उसे, तो मैंने कहा मैं घर पे ही हूँ, यहीं आ जाओ। प्रवीण कितनी देर रुका होगा यहाँ? कितने बजे आया था वो? यही कोई 8:30-9 बजे आया था। 15-20 मिनट रुका, चाय पी, बातें हुई, देन ही लेफ्ट। यहाँ से कहाँ जाने वाला था वो? कुछ बोला उसने? नहीं, ऐसा तो कुछ बोला नहीं उसने। पूनम, कहीं जा रही हो? टूर पे? मानव, दीदी को छोड़ के आओ। आपकी बेटी? जी, वो पीआर एजेंसी में काम करती है, डेल्टा वर्ल्ड। बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, टूरिंग होती है उसकी। मुझे भी भोपाल निकलना है एक कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैं परसों लौटूंगा। मेरा नंबर तो आपके पास है ही, कोई भी हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉल मी। थैंक यू डॉक्टर साहब।
जरूरत पड़ी तो दोबारा तकलीफ देंगे आपको। हेलो, ठीक है सर। प्रवीण के मोबाइल की लास्ट लोकेशन गणेश नगर का एक सुनसान एरिया बता रहा है। उन्होंने मैदान के पास एग्जैक्ट लोकेशन नैरो डाउन किया है। कमालो जी, गाड़ी घुमाओ। सर लोकेशन तो लगभग यही है। पूरा इलाका अच्छी तरह से देखो। ओके सर। सर टूटा हुआ मोबाइल मिला है। सर कहां से मिला ये? सर वहां गिरा हुआ था। सर यहाँ। और देखो कुछ मिलता है क्या? जी सर। असगर सर, मुझे लगता है प्रवीण का कोई पीछा कर रहा था। सुनसान इलाका देखकर उसे यहां घेर कर उसकी पिटाई की गई। लेकिन मुझे मामला लूट का नहीं लगता, क्योंकि अगर लूट का मामला होता तो चोर इतना महंगा मोबाइल छोड़ता नहीं। यह एंगल लूट का नहीं, कुछ और ही एंगल लग रहा है। मुझे माफ कर दो माँ। सुदीप ने ये घर छोड़कर तुम्हें दुख दिया और मैं साथ रहकर तुम्हें दुख दे रहा हूं। एक अच्छा बेटा होने का फर्ज पूरी तरह नहीं निभा पाया मैं। मुझे माफ कर देना। रवि, अपनी माँ को रोता हुआ छोड़ के कहाँ चला गया तू बेटा? सर प्रवीण शर्मा के घर की प्रॉपर्टी की पेपर्स। बड़ी अजीब बात है सर, प्रॉपर्टी ना बेटों के नाम है ना बाप के। तो फिर किसके नाम? प्रवीण की तलाकशुदा बीवी नेहा अवस्थी के नाम है। ये देखिए सर, प्रवीण के फादर भूषण शर्मा ने खुद ये प्रॉपर्टी नेहा अवस्थी के नाम कर दी। सर लगता है इस घर के सभी लोगों को झूठ बोलने की बीमारी है। नहीं असगर, झूठ बोलने की नहीं, सच छिपाने की बीमारी है। जरूर कोई बहुत बड़ा सच छुपा रहे हैं ये लोग। लीना ने भी किसी प्लॉट का जिक्र किया था। और इसके अलावा एक और प्लॉट है, क्योंकि सुदीप उसी की वजह से बहुत उबल रहा था। सर प्लॉट का तो प्रॉपर्टी रजिस्टर के ऑफिस में कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन मैंने यहाँ के सभी रियल एस्टेट एजेंट्स के ऑफिस में जाके छानबीन करवाई। एक बार फिर बात करते हैं, कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रवीण शर्मा की मौत दिन ब दिन पुलिस के लिए एक पहेली बनती जा रही थी। प्रोफेशनल राइवलरी का एंगल अभी तक पूरी तरह से सुलझा नहीं था कि घर में प्रॉपर्टी को लेकर भाइयों में आपसी रंजिश की बात सामने आई। और जब पुलिस ने इस मसले को खंगाला तो हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए। जिस घर को लेकर भाई आपस में भिड़े हुए थे, उस घर को उनके पिता भूषण शर्मा पहले ही किसी और के नाम कर चुके थे, और कोई नहीं, तलाकशुदा बहू नेहा के नाम। पर आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि ससुर अपनी संपत्ति को अपनी बहू के नाम कर दे, और वो भी तलाकशुदा बहू के नाम, जिससे उनके बेटे की बनती ना हो? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इस बेहद पारिवारिक बात को परिवार के साथ ही शेयर नहीं किया गया, गुप्त रखा गया? पुलिस परिवार को आजमा चुकी थी, परिवार सच छुपाने पर आमादा था। अब इन सवालों के जवाब अगर कोई दे सकता था तो वो थी तलाकशुदा बहू नेहा। सर वो शादी के 9 महीनों के अंदर ही हमारा डिवोर्स हो गया था। पापा जी चाहते थे कि मैं कोर्ट में एलिमनी या मेंटेनेंस का दावा ना करूं, इसलिए उन्होंने ये घर मेरे नाम लिख दिया। सर उन दिनों प्रवीण का काम ठीक से जमा नहीं था, इसलिए डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस या एलुमिनी देने की उसकी हैसियत नहीं थी। तो इसके पहले कि नेहा के माँ बाप आके तमाशा करें, मैंने हमारा ये घर नेहा के नाम कर दिया। और ये बात आपने अपने घर में किसी को बताई नहीं, है ना? जी मुझे मालूम थी। तुम्हारे भाई ने एक प्लॉट ले रखा था? जी सर। कहां पर?
शायद नेताजी नगर में सर। और उसी प्लॉट को लेकर तुम दोनों भाइयों के बीच में अनबन चल रही थी, है ना? सर मैं तो बोल रहा था इनके पास प्लॉट है, ये घर मेरे नाम कर, लेकिन सर वो मुझसे लड़ पड़े। अब बोलने लगे पैतृक संपत्ति है पापा की है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? सर बिजली ऑफिस में क्लर्क, 8 साल की बच्ची है मेरी, उसकी शादी की, उसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारियां हैं मुझ पे सर। मैंने तो पापा से बोला था कि ये घर मेरे नाम पर, लेकिन पापा वो तो खुद ही मेरे इमोशंस के साथ खेल रहे थे। तुम्हारे पापा ने अपने प्रॉपर्टी नेहा के नाम क्यों कर दी? मालूम नहीं सर। लेकिन हमें मालूम है तुम्हारे पापा ने वो प्रॉपर्टी नेहा के नाम कर दी थी। अगर तुम्हारे पापा ने वो प्रॉपर्टी नेहा के नाम नहीं की होती तो प्रवीण की हत्या के बाद वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम होती, और इसी भ्रम में तुमने अपने भाई की हत्या कर दी। सर कैसी बात कर रहे हैं? कोई भाई अपनी भाई की जान लेता है सर इस सुदीप का क्या करना है? इस सुदीप का वारंट निकलवाओ। मुझे लगता है प्रवीण की हत्या इस प्रॉपर्टी को लेकर ही हुई है, और ये भी हो सकता है कि सुदीप को मालूम ही ना हो कि ये प्रॉपर्टी उसके बाप के पास रह ही नहीं गई, और हो सकता है इस भ्रम में उसने अपने भाई का सफाया कर दिया हो। उधर घर नेहा के नाम हो चुका है, हो सकता है ये बात प्रवीण को ना मालूम हो, नहीं तो इस प्रॉपर्टी को लेकर वो अपने भाई सुदीप से झगड़ता नहीं। मतलब बाप ने बिना बेटों को बताया प्रॉपर्टी अपनी बहू के नाम कर दी, वो भी उस बहू की जो तलाक ले रही थी। लेकिन क्यों? अपने बेटे को एल्यूमिनी और मेंटेनेंस से बचाने के लिए? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ससुरी अपनी बहू के साथ किसी कुकर में इन्वॉल्व था, जिसका खामियाजा पहले घर के रूप में और फिर प्रवीण के मौत के रूप में सामने आया? हो सकता है। इस केस में और भी बहुत सी बातें चल रही हैं असगर। इस प्रॉपर्टी के बारे में पता लगाओ, और हाँ, प्रवीण के ऑफिस जाकर उसके बैंक अकाउंट और बैलेंस का हिसाब लो। सर ये देखिए सर, प्रवीण शर्मा के अकाउंट डिटेल्स, सारे इंसेंटिव्स मिला के 12 से 15 लाख की ऑफिशियल आमदनी थी उनकी। अच्छा किशोर जी, आमतौर पे एक एमआर की सैलरी कितनी होती होगी? सर वैसे एमआर की एक सैलरी होती है और उसके साथ उसका कमीशन होता है। बहुत से एमआर ऐसे वैसे करके पैसे कमाते हैं, पर प्रवीण बहुत ही ईमानदार था और बहुत ही सक्सेसफुल भी था। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने किसी और तरीके से पैसे कमाए हो। ये तो मुझे नहीं पता, पर 2 या 3 बैंक में उसके अकाउंट जरूर थे, वहां पर आप देख सकते हैं। सर प्रवीण शर्मा की सारी डिटेल्स। तुम बात करो उनसे। भूषण शर्मा ने कहा था कि उसके बेटे प्रवीण शर्मा की एल्यूमिनी देने की हैसियत नहीं थी। इसका मतलब वो सरासर झूठ बोल रहा था हमसे। यस सर। क्या नेहा भूषण शर्मा को धमकी दे रही थी, जो उसे शांत करने के लिए भूषण ने अपना मकान उसे तोहफे में दे दिया? ये नेहा किस बात से भूषण शर्मा को इतना डराए हुए थी? सर ये प्रॉपर्टी डीलर है, बता रहे थे कि 4 रोज पहले इनसे प्रवीण मिलने आया था। सर प्रवीण जी आए थे मेरे पास, एक प्लॉट है उनके पास, उसका रजिस्ट्री और ट्रांसफर करवाना था सर। ये प्लॉट तो डॉक्टर त्रिपुरारी सक्सेना का है। जी सर, उन्होंने प्रवीण जी को गिफ्ट दी थी ये प्रॉपर्टी। गिफ्ट दिया था? प्रवीण जी बता रहे थे, डॉक्टर साहब बहुत ही मानते हैं उनको। प्रवीण भाई अपनी खुद की दवाइयों की डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी डालने की सोच रहे थे। अगले दिन प्रवीण जी को प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी थी, पर उनका देहांत हो गया। क्या प्राइस होगा इस प्रॉपर्टी का मार्केट में? अंदाजन 50-55 लाख की होगी सर। 50 से 55 लाख? ठीक है, थैंक यू, आप जा सकते हैं। जी जी सर। सर कहीं ये दवाइयों का बड़ा घोटाला तो नहीं है? शायद प्रवीण ने सैंपल वाली दवाई पैसे लेके बेची हो और बदले में डॉक्टर सक्सेना ने डॉक्टर प्रवीण को उसका हिस्सा प्लॉट के रूप में दिया हो। वजह कोई भी हो असगर, लेकिन क्या कोई डॉक्टर एक एमआर को 50 से 55 लाख की प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे सकता है? ये डॉक्टर अभी भोपाल में ही है ना? ये सर, कॉन्फ्रेंस की वजह से अभी तक वही है। इससे पहले कि वो हमारी हलचल से अलर्ट हो जाए, उसके लौटने से पहले उसके बारे में हॉस्पिटल और फील्ड दोनों जगह पता करो। ये केस पुलिस के लिए सांप सीढ़ी साबित हो रहा था। व्यवसायिक द्वेष से पारिवारिक कला और फिर वहां से बहू के नाम इकलौती संपत्ति उलझने बढ़ाती जा रही थी कि एक उलझन और जुड़ गई। प्रवीण के नाम एक जमीन, और वो भी एक डॉक्टर का उसके नाम तोहफा। क्या था इसके पीछे? कोई मेडिकल घोटाला, रिश्वत, ब्लैकमेल या फिर कुछ और? यकीन मानिए जो परतें खुल रही थी उसकी कल्पना कुछ सपने में भी नहीं कर सकता था। इस पे साइन करा के मुझे बताना। सर डॉक्टर के खिलाफ तो ऐसी वैसी कोई भी बात पता नहीं चली। यहाँ के लोगों का कहना है कि मेडिकल सर्विस में डॉक्टर सक्सेना की इंप्रेशन बहुत अच्छी है। तो फिर इस प्लॉट का चक्कर क्या है? अगर डॉक्टर सक्सेना ने वो प्लॉट किसी बाहर वाले को दिया था तो ये बात उसके फैमिली मेंबर्स को भी पता होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टर ने वो प्लॉट अपनी मर्जी से दिया था या फिर किसी मजबूरी में। ये डॉक्टर की एक बेटी भी है ना,
और प्रवीण अपनी मौत से पहले आखिरी बार डॉक्टर के घर गया था। अगर हो ना हो ये प्रवीण की हत्या की गुत्थी उस डॉक्टर से जुड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं प्रवीण शर्मा का अफेयर उस डॉक्टर की बेटी से चल रहा था? तुमने नोटिस किया जिस दिन हम डॉक्टर के घर गए थे उस दिन उसकी लड़की अपने परिवार वालों से कुछ उखड़ी उखड़ी सी थी। कहीं आ रही हो टूर पे? क्या नाम बताया था डॉक्टर ने उस कंपनी का जहां उसकी बेटी काम करती है? सर डेल्टा हाई क्लास। सर पूनम सक्सेना 4 दिन पहले तक यही काम कर रही थी, पर फिर उसने काम छोड़ दिया। सुना है वो दिल्ली शिफ्ट होने वाली है। कोई प्रॉब्लम थी उसे यहाँ? इधर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर शायद घर का कोई इश्यू था। कैसा इशू? एक बार किसी से फोन पर कहते हुए सुना था उसको। मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना मुझे बात नहीं करनी है, फिर भी बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो। मैंने कहा ना उस अफेयर के बारे में मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी है। जस्ट लीव मी अलोन। असगर कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रवीण शर्मा का अफेयर डॉक्टर सक्सेना की बेटी पूनम सक्सेना के साथ चल रहा हो? जिसपे शायद फैमिली की ऑब्जेक्शन थी। और शायद डॉक्टर सक्सेना ने वो प्लॉट प्रवीण शर्मा को इसलिए दिया हो ताकि उसकी बेटी का पीछा छोड़ दे, यानी कि प्यार की कीमत। तो फिर प्रवीण शर्मा की मौत क्यों हो गई? अब ये तो डॉक्टर सक्सेना की बीवी और उसके बेटे से मिलकर ही पता चलेगा। पापा ने प्रवीण को प्लॉट दिया था? मुझे नहीं मालूम इस बारे में सर। सर आप एक काम कीजिए, कल पापा आ जाएंगे, आप उनसे ही पूछ लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आपकी बहन पूनम जो दिल्ली शिफ्ट हो गई, दिल्ली जाने की कोई खास वजह? उधर शायद बेहतर काम था और अच्छी सैलरी भी थी। उसके ऑफिस वालों ने बताया कि पूनम किसी बात को लेकर टेंस थी। क्या बात है, कोई अफेयर, कोई चक्कर ऐसा कुछ? नहीं तो उसने हमें कभी नहीं बताया। और ये डॉक्टर साहब ने जो प्लॉट सॉरी, प्लॉट के बारे में आप डॉक्टर साहब से ही बात कीजिए, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। सलाम। असगर इस गार्ड को थाने बुलाओ, शायद इससे कुछ पता चले। 20 जुलाई को जब प्रवीण शर्मा डॉक्टर साहब के घर आया तो घर पे और कौन था? उस रोज बड़ी मैडम अपने बड़े भाई के घर भाभी से थी और पूनम दीदी भी घर पे नहीं थी। और डॉक्टर साहब का बेटा माना भैया बाद में आए थे। प्रवीण शर्मा घर पे कितनी देर तक रुका था? ये 2 घंटे रुके थे। उस दौरान तुमने घर में से कोई आवाज आते सुनी थी? कोई लड़ाई झगड़ा या किसी तरह की बहस की? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं था। व्हाट इज दिस इंस्पेक्टर? मुझे यहाँ पे इस तरह से क्यों लाया गया है? आई एम नॉट अ क्रिमिनल। आपने हमें बोला था कि उस रात प्रवीण आपके घर पर 15 से 20 मिनट रुका था। हाँ तो? आप झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। आपके चौकीदार से बात हो गई हमारी। प्रवीण उस रोज वहां 15 से 20 मिनट नहीं, 1.5 से 2 घंटे था। व्हाट रबिश? वो बकवास कर रहा है। He's talking nonsense. अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि आपने ये प्लॉट प्रवीण को गिफ्ट में क्यों दिया था? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए डॉक्टर साहब। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। किस बात के लिए? अच्छा तो आपकी बेटी का? नहीं, मेरी बेटी को इसमें मत घसीटिए। उसका कोई दोष नहीं, सारी गलती, सारा दोष मेरा ही है। दरअसल मैं प्रवीण को चाहता था। मतलब? पिछले 6-7 साल से हमारे रिलेशन थे। हमारे अफेयर के कारण ही प्रवीण और नेहा की शादी टूट गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मुझे कहता था कि अगर मैंने उसकी डिमांड पूरी नहीं की तो हमारे अफेयर के बारे में सबको बता देगा। हर बार नई डिमांड्स खड़ी होती थी उसकी, यहाँ तक कि मैंने ये प्लॉट भी उसके नाम कर दिया। फिर भी उसने ब्लैकमेल करना चालू रखा। इसलिए मैंने उस रात उसका पीछा किया और मैं उसे मारना नहीं चाहता, सिर्फ डराना चाहता था कि ताकि वो मुझे ब्लैकमेल ना करे। उसे चोट ज्यादा लग गई और इंटरनल इंजरी के कारण उसकी डेथ हो गई। ये आदमी अभी भी झूठ बोल रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है सर? ये आदमी एक डॉक्टर है, MBBS MD। इसको पता कहां मारने से आदमी की मौत हो सकती है, फिर ये किसी को मारने में गलती कैसे कर सकता है? 1 मिनट।
उस रात आपके और प्रवीण के अलावा घर पर और कौन कौन था? कोई नहीं, मेरी वाइफ उसके भाई के घर पे गई थी और पूनम उसकी फ्रेंड के घर पे, और मानव हॉस्पिटल में था, उसकी नाइट शिफ्ट। ये आदमी अब भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि चौकीदार ने कहा था कि उस रात प्रवीण के पीछे पीछे मानव अपनी गाड़ी से निकला था और उसके बाद ये डॉक्टर अपनी गाड़ी से निकला। उस मानव को उठा के लाओ, सारा सच सामने आ जाएगा। सर, तुम्हारे गार्ड ने बताया जिस रात प्रवीण तुम्हारे घर तुम्हारे पापा से मिलने आया था, प्रवीण के जाने के बाद तुम भी उसके पीछे पीछे गाड़ी में निकले थे। क्या सच्चाई है? सर, हम सब परेशान हो चुके थे पापा की हरकतों से। पिछले 6 सालों से चल रहा था पापा और प्रवीण का रिश्ता। मम्मी ने तो पापा से बात करना ही छोड़ दिया था, और पूनम दी ने इसीलिए अपना जॉब छोड़ दिया था और दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। पर मैं तो घुट रहा था। बरसों से वो आदमी हमारे घर आए दिन आता, और उस वक्त मम्मी घर से निकल जाती, और फिर पापा और प्रवीण मम्मी के बेडरूम में जाकर, अब तो पापा अपनी प्रॉपर्टी तक उस पे लुटाने लगे थे। वो जमीन पापा ने मेरे क्लिनिक के लिए रखी थी, लेकिन वो भी उसने उस कमीने को गिफ्ट कर दी। अब पानी सर से ऊपर हो गया था, इसलिए उस रात मैंने प्रवीण का पीछा किया और रास्ते में उसे एक जगह रोक लिया। सर, पापा को छोड़ दीजिए प्लीज। जो भी किया मैंने किया है सर, प्लीज। अगर कानून हाथ में लेने की बजाय तुमने पुलिस से मदद ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता तुम्हें। प्रवीण शर्मा की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना है जो देश और समाज के सामने कई सवाल खड़े करती है। ना सिर्फ प्रवीण शर्मा का वैवाहिक जीवन खत्म हो गया, बल्कि उसकी जीवन रेखा ही समाप्त हो गई। याद रखें, जीवन का सुख प्राकृतिक संतुलन और प्राकृतिक नियमों का पालन करने में ही है। जब जब इस संतुलन को तोड़ा मरोड़ा जाएगा, उसका भुगतान किसी न किसी रूप में करना ही होगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।